नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। जब से बिहार में एसआईआर का शुरुआत हुआ था उस समय से ही तमाम चुनावी दलों के बीच में सवाल उठ रहे थे और वे लगातार चुनाव आयोग की नीयत पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। जिस संदेह को वो व्यक्त कर रहे थे उस संदेह का खुलासा आज हो गया है। आज 14 नवंबर है, चाचा नेहरू का भी दिन है। चाचा नेहरू के दिन को कम करने के लिए आज के दिन को चुनाव के मॉडल में बदल दिया गया। चुनाव का घोषणा हुआ है। चुनाव का जो घोषणा हुआ था एसआईआर के बाद 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरण में चुनाव कराए गए। उसका परिणाम आज निकला है और परिणाम यह बताता है कि यह एक सधी हुई साजिश है, सधी हुई एक षड्यंत्र है। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि भारत के उन तमाम दलों का जो कि चुनाव के माध्यम से सत्ता में जाना चाहते हैं, उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं है। उन्हें या तो भाजपा के साथ जाना होगा या फिर माओवादियों के साथ। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, और ये बात बांध लेने की चीज़ है कि अब ये साबित हो गया है जो संदेह एसआईआर से शुरू हुआ था उस संदेह का पुख्ता प्रमाण मिल चुका है कि चुनाव के माध्यम से सत्ता में बदलाव नहीं लाया जा सकता। व्यवस्था में बदलाव करने के बाद तो अब छोड़ दीजिए, तमाम चोर गुंडे उचक्के भाजपा में मिल जाते हैं, सत्ता में घुस जाते हैं और राज करते हैं मनुस्मृति को लाने के लिए। माओवादियों ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, पहाड़ से लुढ़कता हुआ पत्थर पाताल जाने तक तेज गति से दौड़ता है। भारत के सत्ता का भी आज यही हश्र है। 70 सालों में जिस भारत को उठा करके कांग्रेसियों ने नेहरूवियन समाजवाद के लोगों ने कम से कम एक मुकाम तक लाया था, अब वो तेजी से लुढ़कता हुआ पाताल की तरफ जा रहा है, यानी मनुस्मृति की तरफ जा रहा है। चुनाव बहिष्कार का सवाल भी इस चुनाव के दरमियान, जब से एसआईआर की घोषणा बिहार में हुई थी उसके अगले दिन से ही जहन में, वातावरण में उठने लगा था। पत्रकारों के अंदर भी, विपक्षी पार्टियों के अंदर भी, और पत्रकार उनके सवाल भी पूछ रहे थे। इसमें से एक सवाल मैंने भी पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से। तमाम लोगों को कहीं न कहीं विश्वास था चुनावी प्रणाली पर, जिसका कि आज अंत हो गया। क्या मसला है, थोड़ा संक्षेप में आज बात करते हैं इस संदर्भ में। राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले लेख लिखे थे जो 5 पॉइंट दिखाए थे किस तरह से एम्पायर का महलों का हाईजैक हो रहा है, बहुत अच्छी बताई। फिर महाराष्ट्र में जो देखा गया चुनाव का हाईजैक वो, और अभी बिहार में वही हो रहा है, वही सवाल आ रहे हैं। ठीक यही स्थिति सर बांग्लादेश में कुछ साल पहले हुआ था, हसीना को हटा दिया गया था वहाँ से। जनता ने वहाँ पर चुनाव का बाइकआउट किया था, वहाँ विपक्षी दलों ने। क्या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल चुनाव का बाइकआउट करना चाहेंगे? ये अभी हम लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं कि जिससे हम इस तरह की गैर लोकतांत्रिक हरकतें न होने दें, हम उस पर चर्चा करें। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में भी कि आज चुनाव संपन्न हो गया है, चुनाव का परिणाम आ गया है। अब सरकार चाहे जिसकी बने, जैसे बने, खरीद फरोख्त जो भी हो, उसका एक नया दौर चलेगा। लोगों की संभावनाएं थी कि बिहार में लोग विद्रोह करेंगे या नेपाल की तरह जैन जी का आंदोलन जो था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पीट करके मार डाला था, उस तरह की चीज़ यहाँ पर होगा। नहीं लगता है ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन जो भी हो, एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह चलना चाहिए। आज के चुनाव परिणाम में 2 चीज़ें स्पष्ट हुई है। पहला चीज़ ये था कि आरजेडी को 1.8 करोड़ वोट मिला। सीट कितने मिले? सिर्फ 25। बीजेपी को 96 लाख वोट मिला। सीट कितने मिले? 91। जदयू को 90 लाख वोट मिला। सीट कितना मिला? 83। सवाल है कि जब 1 करोड़ 8 लाख
मतदाताओं ने आरजेडी को वोट दिया तो उसकी सीट क्यों नहीं बढ़े। मैंने एक विचारक से जो दार्शनिक है और राजनीतिक मसलों पर गहरी निगाह रखते हैं, मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि 1,08,00,000 ही क्यों, अगर बिहार की पूरी जनसंख्या जो वोटिंग करती है 7 करोड़ समथिंग लाख है, ये सभी के सभी अगर आरजेडी को ही वोट कर दें तब भी बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने उस तंत्र पर कब्जा कर लिया है जिस तंत्र के माध्यम से बीजेपी को हराना अगले 500 साल तक भी असंभव होगा। आपको ज्ञात होगा भारत बौद्धिस्टों का देश है, बौद्धों का देश रहा है, और इस बौद्धों के देश में जिस तरह से ब्राह्मणवाद को लागू किया गया है, मनुस्मृति को स्थापित किया गया है, अब ब्राह्मणवाद का आतंक सर पर चढ़ कर नाचता रहा है, उस आतंक को तोड़ने में कम से कम अगर तो 1000 साल से लग गए उसमें, और तब तक नहीं टूटा जब तक कि अंग्रेज भारत पर कब्जा नहीं किए। अंग्रेजों ने मार करके ब्राह्मणवादियों को दुरुस्त किया, पेशवा के राज को खत्म किया, और एक हद तक किसी ब्राह्मणवाद पे आतंक को खत्म करके एक चीज़ को उन्होंने स्थापित किया, वो था संविधान। जैसा भी था उनका लूट खसोट का ही सही, लेकिन उन्होंने भारत को इस आतंक के जाल से मुक्त किया था। यही कारण है कि जब भारत से अंग्रेज जा रहे थे तो भारत के जो शूद्र थे, दलित जातियां थी, वे डरे हुए थे कि अंग्रेज जाएगा तो फिर से ये ब्राह्मण हमें मारेगा। टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन एक बार फिर से वो ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित हो गई है देश में। अब इसको तोड़ना अगले 500 साल तक मुश्किल होगा। अंग्रेजों ने लाख कोशिश करने के बावजूद संघियों के हाथ सत्ता नहीं सौंपा। अंग्रेजों ने कहा था ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक क्षेत्र नहीं होता, और यह कहते हुए उन्होंने ना तो ब्राह्मणों को सत्ता सौंपा जो संघीय आरएसएस था उस वक्त, और ना ही मुसलमानों को सत्ता सौंपा, उनको भी अलग देश दे करके विदा कर दिया, अलविदा कह दिया, पाकिस्तान बना दिया। भारत में सत्ता किसे सौंपा? कांग्रेस को। कांग्रेस जो कि अंग्रेज़ों से लगातार लड़ रही थी, चाहे जिस कारण से लड़ रही हो, जिस स्तर पर लड़ रही हो, कांग्रेस ही लड़ रही थी। आरएसएस जो कांग्रेस के विरोध में थी और जिन्होंने गांधी तक की हत्या किया, वह आरएसएस संघियों के चाटुकार थे, जासूस थे, और उसके लिए वो पेंशन भोगी या वेतन भोगी कर्मचारी की तरह काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने सत्ता उसे नहीं सौंपा। अगर नहीं सौंपा तो ये अंग्रेज़ों के ईमानदारिता या उनके सोच का ही परिणाम था कि भारत में आज तक संघियों का शासन नहीं हो पाया 10 साल पहले तक, और यहाँ के दलितों, आदिवासियों और जो भी शूद्र कैटेगरी से आते हैं, महिलाओं, उन तमाम लोगों को कहीं न कहीं सुविधाएँ मिलती रही थी। लेकिन अब जब संघियों का राज स्थापित हो गया है, 11 साल से सत्ता में है भारत के, और बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ है और जिस तरह से खुल्ला खेल फरक्कावादी चला है, उसमें ईवीएम बदले गए, वीवीपैट के पर्चे फेंके गए, तंत्र को यहाँ से वहाँ तब्दील करके जो है चुनाव में वोटिंग कराया गया। चुनाव आयोग लेट तक में बहुत देर के बाद बताया कितना % वोट हुआ, उसके बाद भी उसमें अतिरिक्त वोट डालने का काम किया। ये तमाम चीज़ें दिखाता है कि अब भारत में चुनाव के माध्यम से सत्ता पर किसी भी दल को, जो विपक्षी दल है, उन्हें आना असंभव है। एसआईआर के शुरू में जो सवाल उठा था, चुनाव बहिष्कार का नारा देने वाली बात, वह आज भी समीचीन है, और अब ये साफ दिखाता है कि चुनाव बहिष्कार ही नहीं, आगे और भी कुछ करने की ज़रूरत है। अन्यथा 500 साल तक बीजेपी को, आरएसएस को हटाना असंभव है। पता नहीं ये 1000 साल चलेगा या 2000 साल चलेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है
कि मनुस्मृति स्थापित होने वाली है और इस दौर में जब चुनाव के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते हैं तो तमाम चुनावी पार्टियों का भविष्य भी अब अधर में है। तमाम पार्टियां आप देख सकते हैं, आरजेडी जैसी पार्टियां और जो बड़ी तादाद में वोटिंग भी हासिल किया था 25 सीटों पर धकेल दिया गया। तो अब किसकी औकात बची है जो कि इस तरह के विपक्ष में काम कर सके। कुछ जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव को सीधा जेल डालने की तैयारी हो सकती है या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती है। जो भी हो, लेकिन एक चीज़ तय हो गया है, चुनाव के माध्यम से सत्ता में बदलाव नहीं ला सकते। और अब वो तमाम पार्टियां जो चुनाव के माध्यम से सत्ता बदलाव लाने की बात करती है वे या तो ख़त्म हो जाएंगे या भाजपा के साथ उनको मर्ज होना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं चाहते हैं भाजपा के साथ जाना तो उनको अंततः माओवादियों के पास आना होगा। क्योंकि इस देश में अब सिर्फ 2 ही पार्टी बचेगी, एक भाजपा जिसका कि मां है आरएसएस, दूसरी है माओवादियों की सरकार या माओवादियों की सत्ता। यही 2 वास्तविक सत्ता है जिसके बीच जंग हो रही है और इसके बीच में ही तमाम लोगों को या तो दाएं जाना होगा या फिर बाएं जाना होगा। बीच में रहने का अब इनके पास वह विकल्प समाप्त हो गया है। यही आज के चुनाव का संदेश था, यही नरेंद्र मोदी का जो चुनाव आयोग है दलाल, उसका ये पैगाम है कि चुनाव अब किसी भी किस्म का बदलाव नहीं ला सकता। भले ही आप 100% वोट विपक्ष को क्यों न दे दें, भाजपा को हराया नहीं जा सकता, संघ को हराया नहीं जा सकता और संघ की सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इसका कंक्लूजन था इस चुनाव का। मुझे लगा कि ये जानना चाहिए लोगों को। हालांकि मैंने इस पर एक पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें भी आप तो देख सकेंगे, लेकिन ये तथ्य जो मुझे मिला था वो यही था डाटा का। डाटा यही है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1,08,00,000 वोट आरजेडी को, सीट 25। 96 लाख वोट बीजेपी को, सीट 91। 90 लाख वोट जदयू को, सीट 83। आप खुद समझदार हैं। नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और अगर हो सके तो आर्थिक मदद देने का भी प्रयास करते रहिए और कीजिए। नमस्कार।